हेलो दोस्तों। आज जेएसएससी सीजीएल का जो 22 तारीख का शिफ्ट था, 22 सितंबर का जो शिफ्ट था, उसका जो सामान्य अध्ययन खंड है उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसका हम लोग आज उसका अभी हम लोग विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन मेरे पास आ पाया, क्योंकि आज दिन भर तो नेट बंद करके रखा गया था। तो इसका जो सेट सी है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आगे इसका क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन खंड है, सामान्य अध्ययन का जो 30 क्वेश्चन है उसी का हम लोग करने वाले हैं। तो सामान्य अध्ययन के खंड में आते हैं। ये जो सेट सी है उसमें आपका 101 क्वेश्चन से स्टार्ट है, सामान्य अध्ययन का, जीके का। तो वहीं पे आपको ले चलते हैं। 101, हाँ। तो 101 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से स्टार्ट है सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो जूम कर देते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है? तो राज्यसभा का कार्य कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही करना, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना, धन विधेयक शुरू करना। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा धन विधेयक शुरू करना, क्योंकि ये राज्यसभा का कार्य नहीं है। पूछा कि राज्यसभा का कार्य कौन नहीं है? राज्यसभा का कार्य नहीं है धन विधेयक शुरू करना। धन विधेयक कहाँ शुरू होता है? धन विधेयक शुरू होता है लोकसभा में शुरू होता है, और धन विधेयक तो राज्यसभा में जाता ही नहीं है। तो धन विधेयक राज्यसभा का ये कार्य है ही नहीं। तो धन विधेयक लोकसभा से शुरू होता है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है। अब आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि धन विधेयक की चर्चा हमारे संविधान में किस आर्टिकल में किया हुआ है। ठीक है, आगे आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों में नहीं है? तो संविधान के 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का प्रावधान है। ठीक है, कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM। ठीक है, याद रहेगा, ATMM से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा तो है, लेकिन नागालैंड नहीं है। तो आपका 102 का जो डी नंबर होगा, नागालैंड, वो सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे प्रदान की गई? तो हमारे भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो 4 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची का जिक्र किया गया है। तो जो केंद्र सूची होती है, केंद्र सूची पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, केंद्र सूची केंद्र सरकार के हाथों में रहती है। राज्य सूची आपका राज्य विधानमंडल के हाथों में वो कानून बना सकती है। फिर जो अवशिष्ट सूची है, जो समवर्ती सूची होती है, दोनों उस पर कानून बना सकती है। जैसे कि केंद्र भी उसमें बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, लेकिन केंद्र का शक्ति उसमें ज़्यादा होता है थोड़ा सा। ठीक है, और जो अवशिष्ट सूची होती है उस पर हमारी संसद कानून बना सकती है। तो 103 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। 104 वन 104 में आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन सा से कथन सही है, मतलब सही पूछा है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने शक्तियों का निर्वहन करने का जो दायित्व जो होता है वो प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति के प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है शक्ति। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। पहला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। इसमें है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष। इसके होते हैं अ, जो मुख्य सचिव होते हैं वे होते हैं प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष। ठीक है, CS। अभी हाल में ही CS अपॉइंट हुए हैं हमारे भारत के CS अभी हाल में ही अपॉइंट हुए हैं। बता दीजिए, कमेंट में आप लोग बताइए कि CS कौन है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कौन है। अब 105 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो भाग 9, भाग 10, भाग 15, भाग 17।
भाग 9 जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पंचायती राज संस्था था वो कौन सा संविधान संशोधन से हमारे भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब 106 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्र यहाँ पे जितना भी ऑप्शन में दिया वो सभी को राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे केवल लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो इसका 106 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित देशों पर विचार करें। देखिए ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर बच्चे जो हैं फंस गए होंगे क्योंकि मैप से क्वेश्चन इस बार जेएसएससी अपना पैटर्न चेंज किया थोड़ा सा, पैटर्न चेंज करके जो कल का भी शिफ्ट था जो 21 तारीख का, उसमें भी देश से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। उसमें क्या पूछा था, जो कैस्पियन सी ब्लैक सी है उससे लगे सटे हुए देशों का नाम पूछा था। और आज आपसे क्या पूछ लिया, अफगानिस्तान से जो सीमा लगाती है, तो सेंट्रल एशिया से पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग मैप के माध्यम से ही देख लेते हैं। जैसे कि अजरबैजान हो, अफगानिस्तान तो बहुत इधर हो गया आपका। और अजरबैजान अजरबैजान और अफगानिस्तान को जो अलग करती है वो ब्लैक सी अलग करती है। तो अजरबैजान अफगानिस्तान से तो टच होगा नहीं। तो आपका जो अजरबैजान होगा ये नहीं होगा। तो एक एक नहीं होगा। ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन में सभी में वन दिया हुआ है, तो वन वन वाला तो होगा नहीं क्योंकि अजरबैजान है नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन कौन, 3, 4 एंड 5। तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये तीनों आपका जो अफगानिस्तान से सीमा बनाती हैं। इसको एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। इसका एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है। इससे कौन कौन सीमा बना रही है, ये तुर्कमेनिस्तान बना रही है, ये उज्बेकिस्तान बना रही है, और यहाँ पे ताजिकिस्तान बना रही है। तो उज्बेकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था और ताजिकिस्तान था। ये तीनों शामिल ये हो रही हैं। तो 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो अजरबैजान की बात है तो अजरबैजान आपका यहाँ पे है। अजरबैजान यहाँ पे है। तो अजरबैजान यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान यहाँ पे है, अजरबैजान यहाँ पे है। तो अजरबैजान से सीमा नहीं बना देगी। तो एक होगा नहीं, तो एक नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, केवल सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ था पिछले के पिछले साल, उसमें पूछा था। ये भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और ये अधिकतर एग्जाम, जितना भी एग्जाम होता है, जैसे यूपी पीसीएस होता है, बीपीएससी होता है, उसमें भी पूछ चुका है क्वेश्चन, और सेम ही क्वेश्चन था लगभग। तो इसमें क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित शहरों का सही क्रम क्या है। जो दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर आते हुए उसका सही क्रम क्या है। तो इसको देखते हैं, मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं। मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है बैंकॉक। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे इंडोनेशिया है। सबसे नीचे हमारा इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया का जकार्ता सबसे नीचे हो गया, यानी सबसे साउथ ईस्ट। यानी कि जब कोई दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तब पूछ रहा है। तो सबसे नीचे कौन हो गया, जकार्ता हो गया। तो जकार्ता सबसे पहले हो जाएगा। जकार्ता यहाँ पे है, सबसे पहले होगा जकार्ता। यानी कि जकार्ता थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर, अब थर्ड थर्ड दो ऑप्शन में दिए हुए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जकार्ता हो गया। फिर सिंगापुर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जकार्ता हो जाएगा, फिर सिंगापुर हो जाएगा सेकंड में, फिर थर्ड में आपका हो जाएगा बैंकॉक हो जाएगा। थर्ड पे बैंकॉक हो जाएगा और फोर्थ पे हनोई हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पे बैंकॉक हो जाएगा और फोर्थ पे हनोई हो जाएगा। तो इसका क्रम ऐसे होगा, ऐसे। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले जकार्ता, सबसे पहले जकार्ता, जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसका ऑप्शन 3 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और मैप से आपका आज के शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, उससे पीछे वाले शिफ्ट में मतलब 21 तारीख वाले शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन पूछ लिया। एक और क्वेश्चन है जो कि अभी पहाड़ी से संबंधित है, वो भी क्वेश्चन है, वो भी क्रम में लगाने के लिए दिया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका काल क्रम में बताना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो तुलु वंश, संगम वंश, अराविडु वंश, सुलु वंश। इसका कालक्रम है, पहले संगम है, पहले संगम राजवंश है, फिर सुलु है, फिर तुलु है और फिर अराविडु। अराविडु वंश जो होता है सबसे लास्ट में है, अराविडु सबसे लास्ट में है। तो संगम संगम तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413। ठीक है, 2 संगम, फिर सुलु, फिर तुलु 1 पे और फिर 4 पे। पहले संगम, फिर सुलु, फिर तुलु, फिर अराविडु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर को पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? मतलब अपने किस राजा ने अपने दरबार में अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर है ये भाटा के जो राजा रामचंद्र सिंह है, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह है, उन्होंने तानसेन को पहले संरक्षण दिया था। उसके बाद जो तानसेन थे वो राजा अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से संबंधित है, विदेशी व्यापार से संबंधित नाना देशी है। नाना देशी जो है एक मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जो जो हमारा एंशिएंट इंडिया है उसमें एक इंस्टीट्यूशन था जो विदेशी व्यापार से संबंधित था, नाना देशी। ठीक है, नगरम किसको कहते हैं? नगरम नगरम बोलते हैं। नगरम जो जैसे कि जो गांव होता है, गांव के स्तर पे जो राजस्व एकत्रित करता है उसे नगरम बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा द्वारा लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? अब अब सामान्यतः जितने भी स्टूडेंट है वो सबको पता है कि चौथ और सरदेश मुखी है, जो मराठा राजा थे उनके द्वारा लिया जाता था। लेकिन इसमें ये नहीं पता होगा कि जो सुरक्षा प्रदान करने की के लिए मराठा द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था। ठीक है, तो वो कर था चौथ। वो कर था चौथ। चौथ जो था वो मराठा साम्राज्य था, मतलब मराठा जो थे सुरक्षा प्रदान करने के नाम पे लेते थे चौथ। और चौथ कितना लिया जाता था? 1/4 भू राजस्व का 1/4 लिया जाता था चौथ। और सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी है जो कि जैसे कि मराठा के अधीन जितने भी राजवंश थे ना, उनको 10% अपने राजस्व का, अपने रेवेन्यू का देना पड़ता था, उसे सरदेशमुखी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविहार की स्थापना की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका स्थापना किए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ से मिला है? इस बार जेएसएससी आपका पूछा है क्वेश्चन, जैसे एसएससी सीजीएल पूछता है उसी प्रकार से पूछ दिया है, मतलब उटपटांग सा क्वेश्चन। सम्राट तो 114 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा है, सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर चित्र कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका कनगनहल्ली से। कनगनहल्ली से आपका मिला है ये, सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कनगनहल्ली से मिला है। ठीक है, देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े थे? तो इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम हेलेन पेट्रोवाना। ठीक है, मैडम हेलेन ने स्टार्ट की थी और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ऑलकॉट ने स्टार्ट की थी। तो ऑलकॉट जो है, ऑलकॉट जो है ये इससे जुड़े हुए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, भारत
भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। जैसे कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1909 भी बोलते हैं, उसमें सबसे पहले मुस्लिमों को दिया गया। मुस्लिमों को जैसे कि धर्म के आधार पे पृथक निर्वाचन दिया गया। सबसे पहले मुस्लिमों को दिया गया। तो 1919 में इसमें तो मुस्लिम को दे दिए, 1919 में मुस्लिम को, और जो 1909 में मुस्लिम को दे दिए, और 1919 में भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दिया गया था 1990, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना था, उसमें दिया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से किसको मिला था? 1935 से मिला था, जैसे कि जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट जब हुआ था गांधी और गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच, तो वहाँ से दलित वो अपने पृथक निर्वाचन मांगने लगे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने पृथक निर्वाचन दलितों के लिए मांग किया। तो भारत सरकार अधिनियम से दलितों को भी दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मुस्लिमों को मिला था, और फिर ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस को मिला था, और फिर उसके बाद दलितों को मिला था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व के खिलाफ किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करके किया था? तो जब रोलैक्ट एक्ट पारित किया ब्रिटिश इंडिया ने, जब रोलैक्ट एक्ट पारित किया, तो रोलैक्ट एक्ट के विद्रोह में सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका दामिनेको को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया था? दामिनेको जैसे कि संथाल विद्रोह हुआ है 1855 में, तो 1855 में सब संथाल विद्रोह हुआ, तो संथाल विद्रोह को, मतलब संथाल विद्रोहियों को जो विद्रोह कर रहे थे, उनकी बातों को रखने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने संथाल जनजातियों को बसाने के लिए दामिनेको नामक एक जिले की व्यवस्था की, यानी कि एक दामिनेको को किया, और दामिनेको को जिला के बसाने की कोशिश वो किया, और वहाँ पे जो संथाल समुदाय थी उनको बसाया वहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, इसमें है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से? तो ये हो गया हमारा भारत, यहाँ पे ऐसे जाता है, तो यहाँ से कर्क रेखा यहाँ से ऐसे गुजरती है। ठीक है, तो 8 राज्यों से कौन कौन से? यहाँ पे गुजरात हो गया, सबसे पहले गुजरात में इंटर करती है, फिर यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका झारखंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका त्रिपुरा हो जाएगा, जो नीचे से ऐसे तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। तो टोटल 8 राज्यों से वो गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, आपका जो शिफ्ट था, जो 21 सितंबर का शिफ्ट था, उसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा था ये कि जो झारखंड से कितने स्थानों से गुजरती है? तो ओरमांझी से गुजरती है, नेतरहाट से गुजरती है, तो वो पूछा था, उसमें आंसर था उपरोक्त में से सभी थे। अब आगे हम लोग देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कितने परमाणु बिजली घरों को उनके स्थानों से गलत मिलान किया गया है? तो इसमें जो काकरापारा परमाणु बिजली घर है, काकरापारा कहाँ? कर्नाटक में नहीं है, गुजरात में है, तो ये गलत है। कोडमकुलम तमिलनाडु में सही है। नरोरा राजस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया। कैगा आंध्र प्रदेश में नहीं है, कैगा कहाँ पे है? कैगा कर्नाटका में है। ठीक है, तो कितने जोड़ी क्या पूछा है? गलत मिलान किया गया है, तो 3 जोड़ी को गलत मिलान किया गया, केवल इसमें ये सही है, कुडनकुलम जो है वो सही है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, काकरापारा गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और कैगा कर्नाटका में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जैसे कि दो दो बेटा हो गया,
इसमें दो दो बेटा हो गया, अनाई मुंडी हो गया और कोडाई कोनल हो गया। ये तीनों जो है ना ये तमिलनाडु में है, लेकिन ये जो मुल्यानगिरी है, मुल्यानगिरी पर्वत, वो कर्नाटका में है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका आपका ऊपर में आ जाता है, यानी उत्तर की ओर आ जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है तो कर्नाटका सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि मुल्लनगिरी सबसे पहले हो जाएगा। 3 आपका 3 एक ही आंसर में दिया है हुआ है, तो 3142 कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो ही गया। अब इससे भी दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी है जो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है, समझिए। तो मतलब मुख्य भूभाग का दक्षिणतम पर्वत सबसे कौन है? अनाईमुड़ी है। तो इसको बोल सकते हैं 8 2 में, तो सबसे लास्ट में 2 हो जाएगा, तो इससे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। बाकी दो दो बेटा अनाईमुड़ी और कोडाईकोनल, ये तीनों जो जो साउदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है उसके उसके भाग हैं, यानी कि तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर भारत के परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा दक्षता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? तो पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरला में है। तो ये सही है, एकदम सही है। फिर मुद्दुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में ऐसे ही है। नागरहोल कर्नाटका में, ये भी सही है। मुकुर्ती तमिलनाडु में नहीं है, मुकुर्ती कहाँ पे है? केरला में है, केरल, ओके। तो इसको याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? तो इसमें गोविंद सागर सतलज नदी पे, ये सही है एकदम। कोटेश्वर बांध आपका कोटेश्वर बांध नर्मदा नदी पे नहीं है, ये भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है। तो कोटेश्वर बांध सही मिलान नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। बाकी ये सही मिलान दिया हुआ है, ये भी सही मिलान। उकाई जलाशय हो तापी नदी में, ये गुजरात में है उकाई जलाशय। और सोमशिला बांध पेन्ना में है, पेन्ना नदी पे है, ठीक है। और गोविंद सागर सतलज नदी पे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब आगे देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी सभी के लिए पानी की उपलब्धता को लक्षित करेगा? तो सभी के लिए पानी की उपलब्धता को लक्षित करने के लिए एसडीजी नंबर 6 है, एसडीजी नंबर 6 है, सभी के लिए पानी का उपलब्धता को लक्षित करेगा, ठीक है। बाकी एसडीजी जो 1 है वो एसडीजी एसडीजी 1 है वो एसडीजी जो 1 है वो किससे संबंधित है? वो नो पॉवर्टी से संबंधित है, नो पॉवर्टी। और एसडीजी जो 2 है नो हंगरी से संबंधित है, नो पॉवर्टी जीरो हंगर से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दो तीन एसडीजी, क्योंकि अभी एग्जाम में एसडीजी से पूछ ही ले रहा है क्वेश्चन। फिर उसके आगे देखते हैं। हाँ, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के अधिकतम समयावधि के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है क्या कहलाता है? तो बेरोजगार की सामान्य स्थिति, बेरोजगार की दैनिक स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और वार्षिक स्थिति। तो ये बेरोजगारी की सामान्य स्थिति है, क्योंकि जैसे कि वर्ष में 183 डेज, वर्ष में 183 दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो ये बेरोजगारी की क्या है? सामान्य स्थिति है, ठीक है। ये बेरोजगारी की सामान्य स्थिति है। तो अधिकतम समयावधि के लिए अगर बेरोजगार रह रहा है तो ये बेरोजगारी की सामान्य स्थिति है। अब 127 नंबर क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे से आपका पूछा गया है। इसमें आपका पूछा गया है भारत की 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की सीमा क्या है? तो इसका आपका सीमा निर्धारित किया गया था 6.5 to 7.0, यानी कि जो 2023-24 में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें अनुमान लगाया गया है कि 6.5 से 7.0 तक जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी के ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस साल का जीडीपी कितना रहा है, इस साल का रियल जीडीपी हमारा आर्थिक सर्वेक्षण में रियल जीडीपी इस साल का कितना है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों की आयात के लिए पर्याप्त है? तो इसका आंसर आपका सही है, 11 महीना, 11 महीने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारे 11 महीने के लिए पर्याप्त है, इतना दिन हम आयात कर सकते हैं। हाल में ही समाचारों में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? आरबीआई से इसका संबंध है। और आरबीआई क्या करता है इससे? सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, यानी कि जो इसका आंसर है बी होगा।
मतलब सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। जैसे कि जो खुदरा भुगतान है, खुदरा पेमेंट है, जो जो रिटेल पेमेंट है, उसको सीमा पार त्वरित भुगतान को सक्षम बनाना इसका प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन ओलंपिक से पूछा है, क्योंकि अभी ओलंपिक हाल में ही समाप्त हुए हैं। तो कौन से भारतीय एथलीट ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने? उन्हें यह किस स्पर्धा में हासिल हुआ? तो पहला स्वर्ण पदक कौन जीते थे? पहला स्वर्ण पदक जीते थे अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी 2012 में, सॉरी 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, स्वर्ण पदक। अब किस स्पर्धा में जीते थे? वो जीते थे 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में जीते थे अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा कब जीते थे? टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा। अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीरज चोपड़ा जो अभी हाल में ही पेरिस ओलंपिक समाप्त हुआ, उसमें कौन सा पदक जीते हैं? ठीक है। फिर पीवी सिंधु बैडमिंटन, ये रियो ओलंपिक 2016 में भी जीतती हैं पदक, सिल्वर मेडल जीतती हैं। फिर ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं आपका इसमें टोक्यो ओलंपिक में भी। सुशील कुमार एक प्लेयर हैं, कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका 130 क्वेश्चन होता है। और